अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड का मैसेज मिला है? एक बार कंफर्म करो तो। हाँ सर कुछ हाँ। ठीक। ओके सर, तो चलो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑप्शन स्ट्रेटेजी। आप लोगों को इंतज़ार भी था और आज मुझे थोड़ा स्टार्ट करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेटेजी ना समझाऊं तो फिर ग्रीक इंटरैक्शन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने ऑप्शंस ग्रीक रिसेंटली कंप्लीट किए, बट ऑप्शंस ग्रीक का इंटरैक्शंस अगर समझना है कि कैसे ऑप्शंस ग्रीक को रीड करना है, एप्लीकेशंस कैसे करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं ना थोड़ा मिक्स करूंगा। मिक्स माने अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी में थोड़ा मूव ऑन करूंगा। जैसे थोड़ा स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर स्ट्रेटेजी बनता कैसे है, फिर मैं धीरे धीरे आप लोगों को बीच बीच में ऑप्शंस ग्रीक के बारे में, एप्लीकेशंस के ऊपर, या फिर जैसे कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरैक्शंस, ग्रीक इंटरैक्शंस, ठीक है? तो ग्रीक इंटरैक्शंस के भी बीच बीच में आप लोगों को बताऊंगा सर, ठीक है? इससे थोड़ा ट्रिकी है। ग्रीक समझना एक चीज है और ग्रीक को इंटरैक्ट करना एक दूसरा चीज है। पूर्वा, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ग्रीक को अंडरस्टैंड करना एक चीज होता है, ठीक है? और ग्रीक को इंटरैक्ट करके मार्केट में ट्रेड लेना एक दूसरा चीज होता है। तो ये दोनों चीज जरूरी है, बट उससे पहले स्ट्रेटेजी का आइडिया होना चाहिए, है ना? और सच बोलो तो सर, बिना स्ट्रेटेजी का ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर का बात कर रहा हूँ मैं। एक ऑप्शन ट्रेडर को ऑलवेज स्ट्रेटेजी बना के ही ट्रेड लेना चाहिए। सर ऐसा क्यों बिना स्ट्रेटेजी में? सर बिना स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम है और विथ स्ट्रेटेजी में क्या सुविधा है, ठीक है? मतलब व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द लिमिटेशन, ये दोनों चीज बताऊंगा मैं आज आपको, ठीक है? कि आखिर क्यों स्ट्रेटेजी चाहिए होता है, ठीक है? और स्ट्रेटेजी नॉट जस्ट कि आप लोगों को एज ए ट्रेडर भी जानना है, एज एन एडवाइजर भी जानना है ना? एज एन एडवाइजर भी आपको बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजी के बारे में नॉलेज गैदर करना, ठीक है? जैसे आप लोग देख सकते हो एनआईएसएम का जो सिलेबस है, उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रेटेजी में अच्छा खासा वेटेज दिया गया है सर। एनआईएसएम ने, मतलब सेबी का जो कोर्स आप लोग कर रहे हो सर, ठीक है? इन लोगों ने भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ज्यादा, मतलब बस बहुत ज्यादा ही फोकस किया है, ठीक है? कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो जिसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, तो उसके ऊपर बात तो करना है, ठीक है? बात भी करना है और आप चाहो तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ डेवलप करोगे और उस पर यूटिलाइज भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में, स्ट्रैडल के बारे में, स्ट्रैंगल के बारे में, कवर्ड के बारे में, प्रोटेक्टिव के बारे में, कॉलर के बारे में, बटरफ्लाई के बारे में, ठीक है? और भी है, ये तो बस कुछ बेसिक्स दिया है, बट और भी है, ठीक है? तो बट हाँ, ये जो भी यहाँ पर दिखने को मिल रहा है ना आपको, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो ट्रेडर यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ, रुको। मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एक चीज में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम लोग, मतलब एज पर दी सिलेबस किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको ऑप्शंस का सारा बेसिक चर्चा कर लिया, ठीक है? कॉल ऑप्शंस मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है? कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया और आगे हम लोगों को और भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग देख लो एक बार, नहीं तो ना ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पर आपको साइड बाय साइड ना दिख रहा है, देखो चैप्टर वाइज कॉल ऑप्शंस का बेसिक्स, ऑप्शंस जार्गन माने टेक्निकल, बेसिकली वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, एनालिसिस नहीं, ऑप्शंस रिलेटेड वर्ड्स। कॉल ऑप्शंस बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, पुट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मनीनेस क्या होता है, ऑप्शंस ग्रीक क्या है, ठीक है? ये सब हम लोग हाल फिलहाल में चर्चा की है सर, ठीक है? ऑप्शंस ग्रीक के अंदर तो बहुत ज्यादा समय चला गया, जाना भी चाहिए, है ना? जाना भी चाहिए। जैसे ऑप्शंस ग्रीक के अंदर अगर आप देखो तो वहां पर हम लोगों ने डेल्टा, गामा, हाँ,
थीटा भेगा, ठीक है। और साथ में जब डेल्टा गामा थीटा को पढ़ते पढ़ते डेल्टा को काफी डिटेल्स में जाने, गामा को भी, थीटा को भी, फिर बीच में वोलेटिलिटी आ गया, ये वोलेटिलिटी के ऊपर थोड़ा और बात करना है सर, क्योंकि वोलेटिलिटी कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग जब ऑप्शन चेन देखते हैं, यू ऑल नो सर, जब भी हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं तो आपको यहाँ पर आईवी नजर आता है ना। ये जो आईवी नजर आता है ये बेसिकली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को बताते हैं। आईवी का बहुत सारा जगह में आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू भी पढ़े हो, बट ये जो ऑप्शन चेन में जो आईवी नजर आता है दिस इज अ वोलेटिलिटी। हाँ, ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये वोलेटिलिटी है। तो कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को भी आईवी करके पढ़ते हैं और वोलेटिलिटी को भी ऑप्शन चेन में आईवी करके बोला गया है। तो कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए दीज आईवीआर, ये जो ऑप्शन चेन का है ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का है। तो जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कैलकुलेट वगैरह कैसे होता है, ठीक है, बट हाँ अभी और प्रैक्टिस चाहिए सर, ठीक है। और ये वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस के ऊपर मैं बात करूंगा और आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है। इसीलिए मैं थोड़ा आज बोला कि आज आपको मैं स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूंगा और फिर मैं धीरे धीरे आपको बाकी चीज में बीच बीच में बता दूंगा। जैसे जैसे कि आपने देखा कि डेल्टा गामा थीटा का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने देखा, वोलेटिलिटी का पूरा डिटेल्स देखा, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ग्रीक इंटरैक्शंस मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये जो ग्रीक इंटरैक्शंस है इसको मैं कुछ दिनों के लिए स्किप कर रहा हूँ, जैसे कुछ स्ट्रेटेजी का दिमाग में घुस जाए ना, कुछ स्ट्रेटेजी दिमाग में घुस जाए फिर इंटरैक्शंस करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बेसिकली कॉल पुट को फिर से रिवाइज किया गया है और कुछ केस स्टडीज भी हैं, हाँ ऑब्वियसली, और कुछ सेटलमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मार्क टू मार्केट का, जो आप लोग ऑलरेडी फ्यूचर जो लोग पढ़ चुके हो उनको भी पता है कि कैसे होता है, बट यहाँ पर भी मैं थोड़ा बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। जैसे जैसे थोड़ा स्ट्रेटेजी हो जाएगा फिर मैं ये सेटलमेंट वगैरह भी अब बताऊंगा, बिकॉज ये भी जरूरी है, ठीक है। सेटलमेंट वगैरह भी जानना जरूरी है। ऑप्शंस में किस तरह से क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर। कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है या लेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं सर, लेकिन मेन जो ट्रेडर को जानना चाहिए उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और कुछ नहीं। ओके सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं आज ज़्यादा मतलब गप्पेबाजी नहीं किए, डायरेक्टली बात पे आ गए। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, बस इतना मुझे बताओ सर। ओके सर, आज थोड़ा क्लास का स्टार्टिंग में मैं मार्केट के बारे में किसी को कोई मौका नहीं दिया बोलने का, सॉरी सर। वैसे मार्केट बहुत हाई जा रहा है, क्या खबर है मार्केट के बारे में? बोलो, मैंने थोड़ा सा खबर जुगाड़ किया, क्या रीजंस है, आप लोगों के पास क्या खबर है? कल तो मुझे पता चला ही था, आप लोगों ने कल मुझे बहुत सारा अपडेट दिया था सर, क्योंकि मैं कुछ दिन अपडेट मतलब आउट ऑफ कोलकाता था, तो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ भी मेरा कनेक्शन कुछ दिनों के लिए नहीं था सर। ये जो करेंट मार्केट, आप ये जो मतलब बेसिकली इतना बता सकता हूँ मैं आपको कि निफ्टी जो है ना सर, ये बहुत जल्दी अपना ऑल टाइम हाई को छूने वाला है, या छू गया है सर? क्या ऑल टाइम हाई टच कर लिया या टच करेगा? হ্যাঁ দাদা कर लिया, হয়ে গেছে। हो गया, ठीक है। निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर लिया सर, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ऑल टाइम পেরিয়ে हाई চলে গেছে पेरिए चले गए थे। हाँ, এখন लास्ट, নতুন হাই করেছে अच्छा न्यू हाई कर लिया। लास्ट हाई क्या था निफ्टी का? 19,200 ওই लास्ट हाई 18,087 समथिंग ছিল अच्छा 18,000 नहीं, 18,000 19,000, না না 18,700। 87 মানে 87 समथिंग এরকম ছিল। अच्छा, ये लास्ट हाई था, अब तो रिकॉर्ड हो गया सर, निफ्टी अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया है, तो रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे जो मेन कहानी है दैट इज यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में बहुत सारा मैटर में एक पॉजिटिव बात मिला है सर, जैसे कि यूएस का जो रिसेशन का मैटर था, हाँ सर,
यूएस में जो रिसेशन का मैटर था उसके बारे में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आया है कि ठीक है कि यूएस में रिसेशन नहीं होने वाला है, ठीक है, या फिर जितना भी है कंट्रोलेबल है, ठीक है। ये खबर आया है, मतलब बेसिकली ये अभी डेटा के ऊपर बेस करके हुआ है, जो डेटा मिला है इंटरनेशनल मार्केट से उसके ऊपर बेस करके ये पता चल रहा है कि यूएस में जो स्लो डाउन का डर था, है ना, बीच में जब आप लोगों को मैंने याद होगा जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था ये ऑप्शंस का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, आप लोगों के साथ मैंने एक केस स्टडीज किया था। वो कौन सा बैंक रे बाबा? सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली। याद है ना? तो सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में जब बातचीत हुआ था, आई थिंक 3 months बैक, तो उस टाइम पे ये डर था कि यूएस में रिसेशन आ सकता है ना, और उसके डर के कारण मार्केट गिरा भी था। लेकिन धीरे धीरे ये जो फियर था, ये फियर अभी धीरे धीरे क्या हो गया सर, धीरे धीरे ईज हो गया, मतलब चला गया, और अभी पॉजिटिव दिख रहा है सर, यूएस भी पॉजिटिव। तो यूएस का पॉजिटिविटी मार्केट को इतना ज्यादा ट्रेंड दे रहा है, मैंने पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा है, तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है। और इसके कारण क्या है, मैक्सिमम सेक्टर्स, मैंने निफ्टी के अंदर जितना सारा अलग अलग सेक्टर्स आप लोग देखते हो, ठीक है, चाहे आईटी हो गया, बैंक हो गया, ऐसे वेराइटीज ऑफ ऑटोमोबाइल हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में भी हर सेक्टर्स में मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के पास खबर है, मुझे पता है, बट मैं आपको बस एक थोड़ा सा रीजंस बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग खबर में नहीं होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आखिर मार्केट रिसेंटली ऑल टाइम रिकॉर्ड टच किया तो क्यों किया, ठीक है, इसके पीछे मार्केट क्या बताना चाहता है। तो मार्केट के अंदर ये जो इसका जो मेन कारण है, वो मेन कारण कुछ ऐसा है कि यूएस का पॉजिटिव डेटा, ठीक है, जिसके कारण दोनों एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग में चला गया, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूएस में जीडीपी ग्रोथ के बारे में वापस एक खबर मिला है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी अपवर्ड है, ठीक है, यूएस में। फेडरल रिजर्व, माने हमारे देश में जैसे आरबीआई होते हैं, इंडिया में जैसे आरबीआई होते हैं, वैसे यूएस का जो सेंट्रल बैंक होते हैं उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, ठीक है। ये भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम नहीं किया, लेकिन जो जॉबलेस क्लेम्स था कि जॉबलेस और बढ़ेगा, वो कंपेरेटिवली फॉल हो गया, ठीक है, मतलब बीच में हुआ था, बट वो कंपेरेटिवली क्या हो गया, वो कंट्रोलेबल सिचुएशंस में आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कल मुझे विश्व बता रहा था, विश्व मुझे यही बता रहा था, दादा आईटी स्टॉक काफी मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि आईटी स्टॉक में मूवमेंट सच में था। पब्लिक, हाँ बोलो सर बोलो। आईटी স্টকেরই ভালো মুভমেন্ট হয়েছে কেন? यस सर यस, ठीक है, तो खबर वही बता रहा है सर, मार्केट न्यूज भी वही बता रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मेन इम्पैक्ट जो है यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस मार्केट से ही तो हमारे देश में जो आईटी कंपनीज चलते हैं, वो आईटी कंपनीज हमारे देश में जितना सारा है, वो आईटी कंपनीज किसके कारण चलता है, यूएस के कारण चलता है। यूएस का बिजनेस का जो डेटा है, ठीक है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सारा काम इंडियन आईटी कंपनीज करते हैं फॉर यूएस। अब यूएस मार्केट पॉजिटिव तो इंडियन आईटी कंपनीज पॉजिटिव, और ये तो होना ही था। आप लोग याद करो जब दिसंबर जनवरी का टाइम पीरियड निकला था, या फिर अगर आप स्टार्टिंग जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तब का भी आप याद करो कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आईटी कंपनीज धड़ाधड़ नीचे गिरा था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये भी एकदम श्योर शॉट होके बोला था कि ये कुछ समय का बात है, आईटी कंपनीज वापस मार्केट में अपना पोजीशंस लेगा, और वही हुआ है, होना ही था। साथ में आप बाकी कंपनीज का भी डेटा यहाँ पर देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये सब रीजंस काम किया है, और इस रीजन के कारण कुछ और भी चीजें हुआ है। मैं आपको और एक डेटा देता हूँ, ग्लोबल मार्केट का भी आपको पता होगा, ग्लोबल मार्केट में भी कुछ अच्छा पॉजिटिव चीजें देखने को मिला है, किसी किसी मार्केट में थोड़ा सा कम है, बट किसी किसी मार्केट में बहुत हाई है। एफआईआई ट्रैकर अगर आप चेक करोगे फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वेडनेसडे, मैंने आज सैटरडे है, वेडनेसडे को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 12,350 करोड़ इंडियन इक्विटीज परचेज किया है, जिसका रीजंस है कि बुधवार से, मैंने आप देख सकते हो सर, वेडनेसडे से ये आपका मार्केट में जो पहला बात तो है सर, यहाँ पर आपको हरामी दिखा था, बुलिश हरामी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ तो पॉजिटिव मोमेंटम बना था। इसके बाद ये जो गैप अप ओपनिंग लगातार देखने को मिला है बुधवार ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सर,
ये जो वेडनेसडे ऑनवर्ड्स जो आपको देखने को मिला, मैंने 26 तारीख ऑनवर्ड्स, ठीक है, जिस दिन हरामी पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके बाद से जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है ना, उसका मेन रीजन है FII, क्योंकि सारा चीज पॉजिटिव, इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव है ना, सारे के सारे मैटर पॉजिटिव, इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं छलांग तो मारेगा मार्केट, और वही हुआ है सर, वही हुआ है। एक्चुअली सर आप लोग अपडेटेड हो मुझे पता है, बट मैंने कुछ दिन अपडेट नहीं था, तो मैंने जो भी अपडेशंस देखा या समझा मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेन रीजन है यूएस का डेटा, जो मेनली मार्केट को इतना ज्यादा आसमान पे चढ़ाया है, ठीक है। और अभी शायद रहेगा, अभी रहेगा सर, शायद नहीं, अभी थोड़ा रहेगा, अभी मार्केट थोड़ा सा और अप ट्रेंड में रहेगा, धीरे धीरे 20 के आसपास भी जा सकता है, चांसेस इज वेरी हाई, ठीक है। आप लोग भी वॉच करते रहो, मुझे भी कुछ फर्दर अपडेट मिलेगा तो मैं भी शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, तो ये मेन रीजन था, ठीक है, ये मेन रीजन था कि मार्केट रिसेंटली क्यों स्काई रॉकेटिंग है और क्यों ऑल टाइम हाई में पहुंचा है। और ये पता चल ही रहा था कि ऐसा कुछ तो होने वाला है, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से थोड़ा सा टर्मोइल कर रहा था, कभी इधर कभी उधर हो रहा था, बट अल्टीमेटली इनको एक प्रॉपर मोमेंटम मिल रहा है। बहुत दिनों से इसको इंतजार था कि भाई कब वो दिन कब आएगा जिस दिन वो रिकॉर्ड मिलेगा उसको तो रिकॉर्ड मिल गया इसको। ओके, चलो सर वापस आ जाते हैं इक्विटी पे, डेरिवेटिव्स पे। तो डेरिवेटिव में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सर आज मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्या स्टार्ट करूंगा, स्ट्रेटेजी, ऑप्शन स्ट्रेटेजी। सर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी इसलिए लेना पड़ता है ताकि आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले पाओ। क्या क्या ले पाओ सर, कैलकुलेटिव रिस्क। अब ये कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है, इसको समझना है तो फिर आपको ना थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा अभी। सर आप लोग ये बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में सुने हो, बिहेवियरल फाइनेंस माने आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग चार्टर्ड पढ़ते हैं या CMA CS करते हैं, या फिर कोई कोई MBA फाइनेंस, या नॉर्मल में मेरे पास फाइनेंस का भी क्लास करते हैं सर, या फिर खुद से भी पढ़ो, अगर फाइनेंस का नॉलेज जितना डेवलप करोगे उतना बेहतर है। फाइनेंस जो होता है सर उसको फाइनेंस भी बोलते हैं या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस का कोर एरिया है। जो स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एरिया है उसका कोर एरिया होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करता है अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ सकते हो तो आप सोचो कि आप उसके बारे में समझ सकते हो। अगर आप आज ITC में पैसा लगाना चाहते हैं या इन्फोसिस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अगर आप ITC का फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ पाते हो या इन्फोसिस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ पाते हो, तो ये आपको हेल्प करता है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि भाई अंदर से कंपनी क्या सोच रहा है। तो अगर आप कंपनी के पैर में अपना मतलब कंपनी में कंपनी बोलते हैं ना, उसके जूते में पैर रखो, ठीक है। तो कंपनी के जूते में अगर आप पैर रखोगे तो कंपनी का सोच आपको समझ में आएगा, और तभी जाके आप कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के शेयर में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ते हो। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी होता है, ठीक है। जो एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस का कोर एरिया होता है, जो बहुत सारे लोग, अभी मैं फाइनेंस का बहुत ही स्टार्टिंग पार्ट में हूँ, काफी लोग आप लोगों में से करते हो कि फाइनेंस क्या होता है या उसको जानते हो अंदर से। लेकिन सर यहाँ पर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिहेवियरल फाइनेंस पे। ये फाइनेंस का ही एक सेगमेंट है, फाइनेंस का ही एक सेगमेंट है जिसे बिहेवियरल फाइनेंस कहा जाता है। अब सर इसका नाम बिहेवियरल क्यों, सर बहुत सिंपल रीजन है, ये ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है ना वो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करके कैसे चेंज होता है उसको बताता है। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर बोल के मार्केटिंग में एक टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, बट मेनली उसको एडवांस लेवल मार्केटिंग में यूज किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। माने मार्केट कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करता है और उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस में या मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी लेते हैं। सिमिलरली फाइनेंस को भी बिहेवियरल फाइनेंस समझना चाहिए होता है, बिकॉज आप लोग फाइनेंशियल काम करोगे, है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, तो फाइनेंशियल काम करना है तो आपको बिहेवियरल फाइनेंस समझना पड़ेगा।
अब रुको सर, मैं आपको फटाफट थोड़ा सा बिहेवियरल फाइनेंस का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये बिहेवियरल फाइनेंस ही है जो आपको स्ट्रेटेजी समझने में हेल्प करेगा। ये सब स्ट्रेटेजी का नाम है सर, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग आर्बिट्रेज। ठीक है, ये आर्बिट्रेज के बारे में हम लोग फ्यूचर में हल्का सा बात किए थे, तो उसका भी थोड़ा डिटेल्स होगा कि आर्बिट्रेज क्या होता है, बियर पुट स्प्रेड, ये सब धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हैं। अब ज्यादा मतलब क्या है ना, कभी कभी ना हम लोग नाम सुन के ना, अरे भाई क्या है, दिमाग में नहीं जाएगा, पता नहीं क्या चीज है। धीरे धीरे प्रेजेंट में रहो, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक करके सीखना है। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, लोड ले लेंगे तो क्या है ना, टूट जाएंगे। जितना जरूरी है उतना ले लो सर। आगे देखे सर, तो बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुनो पहले। ठीक है, तो पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी समझना है, तो बिहेवियरल फाइनेंस समझना है। सर ये एक्चुअली एक आर्टिकल था, बी वेंकटेश बोल के कोई फेमस कॉलमनिस्ट थे। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो बाय एंड बेट ऑन ए लॉटरी टिकट। आप लोग जानते हो ना, लॉटरी टिकट हम लोग खरीदते भी हैं। अच्छा, लॉटरी टिकट भी हूँ, आजकल आप लोग ड्रीम 11 भी जानते हो, है ना। ये जो फैंटेसी लीग होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बहुत सारी चीजों में होता है। अपना टीम बना के पैसा कमाया जाता है, अगर लग गया, लक हेल्प करेगा। कोई एनालिसिस हल्का सा है, एनालिसिस हल्का सा है कि अगर आपका प्लेयर खेल दिया तो ठीक है, लेकिन आपका प्लेयर चूज करने का एक थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए होता है कि भाई किसको मैं अपना टीम में रखूं, किसे कैप्टन बनाऊं, कौन बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ड्रीम 11 बहुत सारे आजकल हो गया सर, क्या एक दफा बेट, ऐसे बहुत सारा है, माई 11 सर्कल। तो कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये जो लॉटरी टाइप का जो गेम होते हैं, तो बाय एंड बेट ऑन ए लॉटरी टिकट, गेम दैट यू टिपिकली अवॉइड, है ना। आप नॉर्मली ज्यादातर लोग लॉटरी टिकट अवॉइड ही करते हैं ना। हाँ सर, लॉटरी टिकट ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। वो अलग बात की मैं अपने पश्चिम बंगाल में देखता हूँ कि जगह जगह में, जो भी डिस्ट्रिक्ट में विजिट करता हूँ, ठीक है, लॉटरी का दुकान का लाइन लग जाता है। पता नहीं, भीड़ भाड़ एकदम, रास्ते के चौराहे पे लॉटरी टिकट का दुकान बहुत सारे हैं। उसका रीजन भी पता है कि यहाँ पर प्रॉपर काम धंधा है नहीं, तो लोगों का एक ही मात्र भरोसा है कि अगर लॉटरी लग जाए तो। जो भी हो, मतलब बेसिकली जॉब क्राइसिस बहुत है सर हमारे पश्चिम बंगाल में आजकल। अच्छा जहां भी आपको ऐसा दिखेगा ना, जॉब क्राइसिस, इकोनॉमी टर्मोइल है, आपको दिखेगा वहां पर लॉटरी टिकट का दिन ब दिन बेहतर मार्केट मिल जाएगा। जो भी हो, so to buy and bet on a lottery ticket, a game that you typically avoid because you understand the odds of winning the jackpot, है ना। आपको पता है कि ये जीतना बहुत ही मुश्किल है, करोड़ों में एक को मिलता है, करोड़ों में एक को मिलता है। तो ऑब्वियस बात है कि भाई ये इसमें ऑड बहुत है, आपका इवननेस नहीं है, ऑड है। मतलब आपके अगेंस्ट में लॉटरी टिकट जाएगा, इसका चांसेस 100% है। मतलब कितना परसेंट आपके फेवर में काम करेगा, 0.000000000000000 कितना जीरो लगाओगे लगा लो, लास्ट में एक वन दे देना ठीक है। तो ऑब्वियसली जीतने का चांसेस लो है, हाई है कि लो है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। लॉटरी टिकट जीतने का चांसेस हाई होता है कि लो होता है। हाँ सर, हाई होता है। लो। लो, लो, ऑब्वियसली लो। लो, वेरी लो। थैंक यू सर। हाँ सर, अभी आप लोग शायद सोच रहे हो सर इसमें लॉटरी टिकट कहाँ से आ गए। ध्यान से सुनना, लेकिन मानो एक बार आपने जीत गया, इतना लो चांस में भी अगर कभी आपको एक लॉटरी में आपने अगर विनर हो गया आप, तो आप टेम्पटेड हो जाओगे ना। ऐसा होता है, ये जो गैम्बलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बंदा एक बार जीतता है ना, तो उसको लगता है कि वो बार बार जीतेगा। ठीक है, और इसलिए जो भी कमाते हैं वो गवा भी देते हैं। तो मोस्ट लाइकली टेम्पटेड टू बाई ए लॉटरी टिकट रेगुलरली देयर आफ्टर, कि क्या पता आज भी लाख साथ दे दे, क्या पता आज भी लाख साथ दे दे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिहेवियरल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलर बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू आवर इन्वेस्टमेंट एज वेल, सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर देखा जाता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो व्हाट ड्राइव सच बिहेवियर, एज ह्यूमंस आवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय एंटिसिपेशंस, है ना। ये जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग, है ना, हमारा ना बहुत सारा एंटिसिपेशंस रहते हैं कि ये करने से वो हो जाएगा, ऐसा करने से वो जीत जाएंगे, है ना। ऐसा एंटिसिपेट करके बहुत चलते हैं हम लोग।
तो लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग ए लॉटरी इज एक्साइटिंग एंड सो इज रियलाइजिंग दैट एक्सपेक्टेशंस, है ना, लॉटरी जीतना है और फिर उसको उस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि भाई हाँ लगाएंगे जीत जाएंगे, ठीक है। तो एंटिसिपेट बहुत करते हैं हम लोग, ये इंसान का ना, एक ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक कैरेक्टर होता है। तो रिसर्च इन न्यूरोसाइंस, सर थोड़ा सा अलग लगेगा आपको कुछ बातें यहाँ पर, बट आप सुनो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, फिर तो स्ट्रेटेजी है। न्यूरोसाइंस ये रिसर्च करके देखा है, रिसर्च इन न्यूरोसाइंस इज हाउएवर शोन दैट एंटिसिपेटिंग अ विन इज मोर एक्साइटिंग देन एक्चुअल विनिंग। माने एक्चुअल में जब हम इंसान जीतते हैं उतना एक्साइटमेंट नहीं होते हैं एज पर द न्यूरोसाइंस, ठीक है। ये न्यूरॉन जो होते हैं, वो जो बेसिकली न्यूरॉन क्या करते हैं सर, न्यूरॉन ब्रेन को क्या करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं ना। हाँ सर, किसी भी तरह का एक्साइटमेंट के बारे में, मैं सही बोल रहा हूँ ना, बहुत बचपन में पढ़े थे साइंस। हाँ, न्यूरॉन का काम क्या है, हाँ डाटा बोलो सर। ट्रांसफर करा, डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर करा, खुशी दुख, हाँ पेन, जो भी होता है हमारे शरीर में, उसको ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ठीक है, कि भी मेरे को दर्द हो रहा है। ये दर्द वाला मैसेज भी न्यूरॉन भेजता है ब्रेन को, फिर ब्रेन बोलते है कि पूरा शरीर में, अरे भाई मेरे को दर्द हुआ है, तो हमारे शरीर में दर्द लगता है। पेन किलर क्या काम करता है, और न्यूरॉन का जो मैसेज है उसको बंद कर देता है। पेन किलर का काम क्या होता है, हाँ, या फिर जो लोग नशाड़ी होते हैं, हाँ सर, जो लोग नशा करके सब भूल के रहना चाहता है, उनका क्या है, वो वही नशा करके अपने न्यूरॉन को क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैसेज मत भेजना। हाँ, जो लोग ड्रगिस्ट होते हैं वो तो और भयंकर, वो इतना जोर का ड्रग लेते हैं कि वो अपने न्यूरॉन को बताते हैं कि भाई मैसेज बिल्कुल ना भेजना, अभी मैं थोड़ा सा चैन की नींद लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना जोर का न्यूरॉन को कंट्रोल कर लेता है, जो भी हो। I hope you understand. Neuroscience has however shown that anticipating a win is more exciting than actual win. ठीक है, माने जब ओरिजिनली आप जीत जाते हो वो मजा नहीं है, बट जीतना है, ये जो एंटिसिपेट करना, अगर जीत जाए तो क्या होगा, इसका मजा अलग होता है, ठीक है। तो nevertheless once you experience the excitement of winning a lottery you feel the need to indulge, that is your brain compels you to buy a lottery ticket even though you are aware of the odds of winning the second one। आपको पता है कि आप हारोगे या फिर चांसेस इज वेरी लो, फिर भी फिर भी फिर भी आप उसी ट्रैप में आके फंसोगे, ये देखा गया है सर। अब कोई बोलेगा नहीं भाई मेरे को अगर 1 करोड़ मिल गया तो मैं तो चुपचाप घर बैठ जाऊंगा, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, इकोनॉमिक्स भी ये बात बताता है सर, ये जो ह्यूमन डिमांड है ना सर, ये ह्यूमन डिमांड अनलिमिटेड है, जितना भी दे दो कम पड़ जाता है। इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस बताया जाता है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम में भी है, उसमें भी पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि रिसोर्सेस आर स्कार्स, ध्यान से सुनना बात को, स्कार्स माने अभाव, ठीक है, स्कार्सिटी बोलते हैं, रिसोर्सेस आर स्कार्स एंड इन दिस स्कार्स सिचुएशंस ह्यूमन डिमांड्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कि स्कार्सिटी में ये जो इतना अनलिमिटेड डिमांड या वांट्स है, इसको फुलफिल करना इकोनॉमिक्स में चैलेंज होता है। माने अभाव होगा, देश में अभाव होगा, समाज में अभाव होगा, परिवार में माने फैमिली में अभाव होगा, इंडिविजुअल लाइफ में स्कार्सिटी होगा, जब भी देखो कुछ ना कुछ कमती है, या तो पैसा का तंगी है, या फिर घर नहीं है, या फिर कुछ तो कमी है सर, या फिर नॉलेज नहीं है, एडुकेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है, सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, समथिंग लाइक दैट, किसी ना किसी चीज का कमी है, फिर भी इंसान का डिमांड का कमी नहीं है, और इस कमी में इतना सारा डिमांड को फुलफिल कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड दैट इज दी मतलब वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। और वही चीज इकोनॉमिक्स फाइनेंस सब मिलके काम करते हैं सर, आपको पता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि ये जो अनलिमिटेड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप बोलोगे मेरे को 1 करोड़, मतलब अभी तर्क के खातिर कई बार क्या होते हैं ना, डिबेट में कोई बंदा बोलेगा भाई मेरे को 1 करोड़ मिल जाए ना मैं तो सेटल हो जाऊंगा, चुपचाप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दूंगा, शांति का जीऊंगा, बट ऐसा लोगों का संख्या बहुत कम है। 1 करोड़ मिलने के बाद उसका दूसरा इच्छा होगा 2 करोड़ मिल जाए, फिर बोलेगा 5 करोड़ मिल जाए, फिर बोलेगा 50 करोड़ मिल जाए, रुकेगा नहीं, इंसान रुकेगा नहीं। अब कोई बोलेगा सर ये तो ग्रीडीनेस हो गया, हाँ सर आप इसको ग्रीडीनेस से भी कंपेयर कर सकते हो, बट ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा ही है, जितना भी दे दो कम पड़ जाता है, जो भी है। आगे देखो सर, तो न्यूरोसाइंस तो अपना रिसर्च करके कुछ बता रहे हैं आपको, योर ब्रेन compels you to buy a lottery ticket even though you are aware of odds of winning the second one,
दिस हैपेंस बिकॉज वी टेंड टू यूज मोर ऑफ रिफ्लेक्सिव ब्रेन देन रिफ्लेक्टिव ब्रेन। यही कारण है, ये साइंस बता रहा है सर, मेरा एनालिसिस नहीं है, मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी जो साइंस ने बताया मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअली इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका और हमारा बिहेवियर। हम लोग ह्यूमन बींग है ना सर, हमारा और आपका बिहेवियर, ये जो होमोसेपियंस नाम का जो जानवर है ठीक है, होमोसेपियंस नाम का जो जानवर है, हम लोग अपने आप को महान समझते हो अलग बात है, बट हम लोग भी बाकी एनिमल्स के अंदर भी एक एनिमल्स है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, जो भी हो। तो दिस हैपेंस बिकॉज वी टेंड टू यूज मोर ऑफ रिफ्लेक्सिव ब्रेन देन रिफ्लेक्टिव ब्रेन, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव ब्रेन परफॉर्म्स कैलकुलेशंस दैट हेल्प्स यू एनालाइज एंड थिंक। रिफ्लेक्टिव ब्रेन जो होते हैं वो कैलकुलेट करता है, वो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करता है और सोचने में मजबूर करता है। रिफ्लेक्सिव ब्रेन हेल्प्स यू फील एंड इज मोर इंट्यूटिव। फील कराते हैं सिर्फ, ऐसा होता तो कैसा होता, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते हुए रिफ्लेक्सिव ब्रेन, वो रिफ्लेक्स हो जाते हैं, मतलब वो बस भावना में बह जाते हैं। सो व्हेन यू फील एन अर्ज टू बाय अ लॉटरी टिकट, इट इज योर रिफ्लेक्सिव ब्रेन दैट इज पुशिंग यू टू डू सो। अगर आप सच में कैलकुलेटिव होते तो आप कभी भी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदते। कैलकुलेटिव बंदा कभी भी फालतू का खर्चा नहीं करेगा। कैलकुलेटिव दिमाग, ठीक है, या एनालिटिकल दिमाग बहुत सारा चीज इग्नोर कर देता है लाइफ में। जैसे कुछ लोग देखना पहले जिंदगी में ना, उनका एक ही शौक होते हैं, एक रिच और एक मिडिल क्लास। एक रिच और एक मिडिल क्लास में क्या फर्क होता है जानते हो सर? जो रिच बन गया, सर मैं मेहनत वाला रिच का बात कर रहा हूँ, जो मेहनत से रिच बनते हैं, किस्मत वाला का बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे किस्मत में कोई नहीं बनता, बस हाँ अगर किसी का पापा या पेरेंट्स रिच है, बच्चा रिच है, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अपना रिचनेस को बना के रखने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे धीरूभाई अंबानी ने रिच हुआ था, तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों ने मेहनत किया, बट कहीं ना कहीं अनिल का मेहनत कम पड़ गया, तो अनिल अभी रिच नहीं है, मुकेश रिच है, सुपर रिच में आता है। आप समझ रहे हो ना बात क्या है, कि रिच को बना के रखना भी एक मेहनत का चीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किस्मत से रिच हुआ तो वो रिच ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कितना भी एग्जाम्पल आपके आसपास में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ऐसा है कि एक रिच क्लास और एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी में फर्क क्या होता है। जैसे मैं आपको एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी का बात करता हूँ, थोड़ा पैसा आता नहीं है, मैं यूथ के बारे में बताऊंगा सर। थोड़ा पैसा आता नहीं है कि पहले एक बाइक खरीदेगा, सर पर्सनली मत लेना, पर्सनली मत लेना, ठीक है। हो सकता है कि किसी की जिंदगी के साथ मैच कर जाए, ठीक है लेकिन सर आप लोग गुस्सा तो नहीं हो रहे हो? হ্যালো। हाँ बोलो सर बोलो। এই কথাটা বললে তো আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি একটা রিপোর্ট পড়ছিলাম। রিপোর্ট বলতে গেলে দুটো ফ্রেন্ডের কনভারসেশন। তো हाँ। এটা হচ্ছে 1998 এর গল্প। ঠিক আছে? हम्म, 1998, 1997। তো हम्म, তখন আইচার মোটরের সাথে তোমার রয়্যাল এনফিল্ড মার্চ করেনি। अच्छा। সম্ভবত। তো একটা ফ্রেন্ড বলছে যে আমি রয়্যাল এনফিল্ড কিনবো। তো ও हम्म, বলছে ঠিক আছে তুই কিনে নে। এবার কিনে নিয়েছে। তো আরেকখানা ফ্রেন্ড বলছে মানে ও পয়সা ফয়সা জোগাড় করেছে। এবার না এবার কিনতে গেলে যেমন লাগে না বুকে টাকা দিতে গেলে हाँ ও हाँ। লাগছে কষ্টের টাকা। ঠিক আছে? हम्म, তো অনেক ঘাটাঘাটি করে আইসার মোটরের কিছু শেয়ার কিনেছে। তখন মেবি अच्छा। 40 টাকা 50 টাকার রেঞ্জে চলছিল। তো यस আজ यस। দাঁড়িয়ে ডিভিডেন্ড যা পায় ওর পার মান্থ একটা করে রয়্যাল এনফিল্ড কিনতে পারে। एग्जैक्टली सर, यही 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 चीज जो तुमने बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया सुनील, সেটা লাইবিলিটি। ठीक है। दिस इज हाउ, और रिच रिच क्लास का मेंटेलिटी और मिडिल क्लास का मेंटेलिटी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि जो बंदा बाइक खरीद रहा है शायद वही रिच सोच रहा है, ठीक है। और जो बंदा बाइक खरीदने में अपने आप को रोक रहा है शायद वो गरीब है या फिर उसका कंजूसी है ना। बट बात कंजूसी का नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव ब्रेन के बीच में कौन जीतेगा उसके ऊपर है। आप अपने जिंदगी का जो मेहनत का कमाई है आपका, उस इनकम को आप कहाँ लगाते हो, ठीक है। इसमें आप अपने, अच्छा कोई बोलेगा तो फिर इंसान अपना शौक पूरा ना करे, नहीं सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बैलेंस करके चले, ठीक है। शौक क्यों नहीं पूरा करेंगे, पर थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। बट ज्यादातर केस में आप देखोगे यूथ का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं देखता हूँ एक जॉब मिलता नहीं है, मतलब एक महीना जॉब होता नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योर हो गया। जैसे ही जॉब सिक्योर हो जाते 1 मंथ भी सैलरी भी नहीं मिला है, ठीक है, सैलरी भी नहीं मिला है, पहले ही लोन एक्वायर कर लेता है,
ईएमआई में पहले कुछ खरीद लेगा, बाइक खरीद लेगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए या फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए, किसी को भी, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अगर हाई फाई जॉब हो, थोड़ा सा सैलरी लेवल अगर लाख का हो, ठीक है, तो एक कार खरीद लेगा, वो भी ईएमआई पे, ठीक है। अब ईएमआई के चक्कर में जॉब करना है, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अपने आप को कुछ चीजों में रोकना भी चाहिए, ठीक है, किसी चीजों में थोड़ा कैलकुलेटिव भी होना चाहिए कि अभी नहीं, थोड़ा सा डिले कर देते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या है ना, कई बार देखा जाता है कि इतना जल्दबाजी में रिच होने के जगह बंदा मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक बिहेवियरल फाइनेंस बता रहा हूँ मैं आपको, हर इंसान का है, मेरा भी अपना प्रॉब्लम है, आपका भी अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये चीज जो मैं रियलाइज करता हूँ, मैं वही चीज आपको भी बता रहा हूँ। अपने आप को किसी किसी चीज में थोड़ा सा ना रोकिए, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि अपना शौक को रोकना इतना आसान नहीं है, बट फिर भी रिफ्लेक्टिव ब्रेन और रिफ्लेक्सिव ब्रेन की अंदर अंदर जो लड़ाई चलता है ना सर, उसको अगर आप थोड़ा सा सोच के करें तो शायद आपको बेहतर हो। और सुमित का कहानी तो आपने सुन ही लिया, आईचर मोटर का, या तो कार बाइक खरीद लो या तो शेयर खरीद लो। चलो बढ़िया है, आगे देखो सर। नाउ कंसिडर ट्रेडिंग इन इक्विटी ऑप्शंस, ध्यान से सुनना, ठीक है। इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करना, यू नो दैट बाइंग कॉल्स एंड पुट्स हैज इट्स रिस्क, है ना। कॉल खरीदना या पुट खरीदना अपना अपना रिस्क के साथ होता है। एज ऑप्शंस ऑफन एक्सपायर्स वर्थलेस, कई बार ऑप्शंस क्या होते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं रहता है, जीरो लेवल में चले जाते हैं। आप लोग जो प्रीमियम जमा करते हो वो भी बेकार हो जाता है। येट वी मे चूज टू बाई देम रेगुलरली, बट फिर भी हम उसे खरीदते हैं, है ना। जो ट्रेडर होते हैं उनको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, भले ही कितना भी ऑप्शन वर्थलेस हो जाए। सो ट्रेडर होने के लिए थोड़ा जिगरा भी चाहिए, क्योंकि लॉस खाने के लिए भी जिगरा होना चाहिए। बिजनेस, जैसे कि बिजनेस करना, बिजनेस करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा माने बिग हार्ट होना चाहिए, बिग हार्ट, उसको जिगरा बोलते हैं सर उर्दू वगैरह में, ठीक है। जिगर, जिगर से आया सर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास बिग हार्ट नहीं है तो बड़ा रिस्क लेने में हमें डर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी चाहिए। बट रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें। If we have already experienced large gain from such investment, suppose आप एक बार किसी अच्छे ऑप्शंस में ट्रेड लिया, आपको अच्छा खासा गेन हो गया, ठीक है। फॉर इट इज द रिफ्लेक्सिव ब्रेन इन एक्शन, ठीक है। With trading option, there is another factor at play. We know that option carry the risk of losing capital when our view on the underlying stock or the index turns wrong. माने अगर अंडरलाइन की हमारा व्यू मतलब निफ्टी हो या फिर किसी चीज में, हम सोच रहे थे मार्केट बुल होगा बट मार्केट बियर हो गया, तो ऐसा बहुत सारे रिस्क रहते हैं ना। अगर आपका माइंड सेटअप के साथ मार्केट सही नहीं बना तो कहीं ना कहीं आप लॉस में ही खत्म हो जाओगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्टिव दोनों ब्रेन के बीच में एक मुश्किल क्रिएट हो सकता है। द फैक्ट दैट वी कैन लूज मनी makes our experience of winning against such odds even more exciting. This is not so much true of lottery, because a lottery is a game of chance, while investment we believe requires some degree of skills. So lottery और ऑप्शन ट्रेडिंग में फर्क है सर, है ना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में डिग्री ऑफ स्किल्स का जरूरत पड़ता है। लॉटरी में क्या स्किल्स है सर, है ना। अगर आपका नंबर मैच हुआ तो जीत गए, नहीं मैच हुआ तो हार गए। अब आपके मन में चल रहा है वाई, ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैं बता रहा आपका, ये इसको बताने के पीछे का रीजंस क्या है, अब यही मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि इतना देर से जो मैं एक आपको कहानी सुना रहा हूँ इसके पीछे का रीजंस क्या है। बेसिकली ये एक बिहेवियरियल फाइनेंस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्रॉम द मेनी इंटरेक्शन दैट आई हैव हैड विद बोथ एक्सपीरियंस एंड एस्पायरिंग ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप देखोगे किसी भी ऑप्शन ट्रेडर से बात करोगे, वन पॉइंट इज क्वाइट कॉमन, मोस्ट ऑप्शन ट्रेडर ट्रीट ऑप्शन ट्रेडिंग एज अ हिट और मिस काइंड ऑफ ट्रेड। ज्यादातर ट्रेडर अगर आप देखोगे आज के डेट में, थोड़ा पहले से एडुकेशन लेवल बढ़ रहा है कंपेरेटिवली, मतलब अगर मैं 5 साल पहले का बात करूं या 10 साल पहले का बात करूं, उससे उससे ज्यादा ही लोग कॉन्शियस हुआ है। मे बी ड्यू टू सोशल मीडिया, मे बी नॉट जस्ट सोशल मीडिया, लिटरेसी रेट भी तो इंडिया में बढ़ा है सर, है ना। पहले से ज्यादा लोग एडुकेट हो रहा है, परसेंटेज हाई है। पहले इतना एडुकेटेड लोग नहीं थे जितना आज एडुकेटेड लोग हैं। तो कॉम्पेरेटिवली कहीं ना कहीं भले ही स्लोली चल रहा है, बट एडुकेटेड लोगों का संख्या बढ़ रहा है। और इसीलिए अभी लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को पढ़ाई का हिस्सा भी बना रहा है। पहले क्या था, स्टॉक मार्केट माने लगे तो तुक, मतलब लगे तो छक्का नहीं तो तुक्का, ऐसा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और शेयर मार्केट को इसीलिए लोग जुआ के साथ कंपेयर कर लेता था कि भाई ये तो जुआ है,
लेकिन लोगों का माइंड सेटअप बदला है, एनालिटिकल एबिलिटी चेंज हुआ है, जिसके साथ साथ ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट भी जरूरी हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पढ़ाई के लिए सोच रहे हो, काफी सारे लोग अभी भी मार्केट को ऐसे ही एक जल्दबाजी में पैसा कमाने का सोर्स मानता है। उनको लगता है कि भाई शेयर में पैसा लगा के जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, तो वो क्या सोचते हैं ना, हिट और मिस, मतलब लग गया तो छक्का हो गया, नहीं लगा तो चलो क्या है, आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। There is always a sense of amusement when one initiation an option trade. Many don't realize how fatal this मतलब इस तरह का मूवमेंट करना कितना खराब चीज होते हैं, वो बाद में रियलाइज करते हैं। ये जो तुक्काबाजी का कॉन्सेप्ट है ना, जिंदगी में तुक्काबाजी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुक्का माने बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अरे चलो यार, बंगाली में हम लोग बोलते हैं अंथाबड़ी, ठीक है, मतलब वैसे ही कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं करना। ट्रेडर्स बाय ऑप्शंस मंथ आफ्टर मंथ विद होप दे वुड डबल देयर इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना बात को। ज्यादातर ट्रेडर का सोच कैसे चलते हैं, ज्यादातर ट्रेडर ऐसे सोचते हैं कि वो ऑप्शन में ट्रेड करेगा और अपना पैसा को डबल कर लेगा। मैं आपको हार्डकोर ट्रूथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सर, सच्चाई का सामना नहीं करोगे तो आप हमेशा गलत फहमी में रहोगे। तो ट्रूथ क्या है जानो, उसके बाद डिसीजन लो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। डिमोटिवेट करके क्या होगा, है ना, ट्रेडिंग में रिस्क तो है, तो रिस्क के साथ साथ रिस्क को कैसे, रिस्क के साथ कैसे लड़ना है वो भी जानना है। यूट्यूब में एक वीडियो देखा, 15 मिनट में पैसा डबल। कोई एक चीज बंदा ने वीडियो बना के एकदम आपको लाइव ट्रैकिंग करके दिखा रहा है, आप भी बड़ा खुश होके ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, कि मेरा भी हो जाएगा। सर हो सकता है आपका भी हो जाए, लेकिन वो वही लॉटरी टिकट वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी करने से पहले अपना नॉलेज को बना लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी का पैसा कीमती नहीं है, बट आपका पैसा कीमती है सर, है ना। किसी के पास करोड़ों है, 10-20 हजार चला भी जाए, 10 लाख चला भी जाए, शायद वो मैनेज कर लेगा। आपके पास 10 लाख ही है, अगर 10 लाख में से 5 लाख चला जाए, आपके लिए चिंता हो जाएगा। तो उतना करो जितना आप सह सकते हो, और जो भी करो जान के करो, बिना जाने मत करो सर। ठीक है, तुक्काबाजी नहीं, जब तक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं होता है तुक तक मत करना। तो ट्रेडिंग ऑप्शन विद सच ए माइंडसेट इज ए परफेक्ट रेसिपी फॉर ए पीएल डिजास्टर। ये जो डबल चिंता भावना, माने आपका सोच ऐसा चलता है ज्यादातर केस में, आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का भी ऐसा है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज्यादातर ट्रेडर ऐसे सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी पैसा डबल कर लेंगे। ये डबल कॉन्सेप्ट में आपको पता है ना कि पैसा डबल कॉन्सेप्ट में ये एक मूवी भी बना था, हेरा फेरी बोल के, है ना। कितने दिन में पैसा डबल, एक मूवी बना, 21 दिन में पैसा डबल। मतलब एक 31 डेज में ना, 21 21 दिन, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल। 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। और वो तो सर आपको पता ही है वो बेसिकली क्या था, वो हमारे बंगाल में भी चला है ना ऐसा, वो 21 दिन में पैसा डबल वाला कहानी, शारदा नारदा क्या क्या सब हुआ है, हाँ, रोज वैली, आपको पता है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जो भी हो, बट वो तो चीट फंड है। चीट फंड है, चीट फंड मैंने चीटिंग बाज का फंड नहीं है, वो भी लीगल पैसा था, बट लोगों ने उसके साथ इलीगलिटी किया पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण, जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। तो ट्रेडिंग ऑप्शन विद सच ए माइंडसेट इज ए परफेक्ट रेसिपी फॉर पीएल डिजास्टर। आपका पीएल डिजास्टर होना ही होना है। हाँ, हो सकता है एक आध बार कमा लिए, बट आगे जाके खत्म हो सकता है। तो मेन पॉइंट क्या है, इफ यू एस्पायर टू ट्रेड ऑप्शंस यू नीड टू डू इट राइट वे एंड फॉलो द राइट अप्रोच। आपको सही ढंग से करना चाहिए, सही अप्रोच से करना चाहिए, एल्स यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड द गैम्बलिंग एटीट्यूड विल इवेंचुअली कंज्यूम योर एंटायर ट्रेडिंग कैपिटल। तो मार्केट को जुआ इंसान बनाता है, मार्केट जुआ है नहीं। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा तो क्या बताएं आपको, थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड एनालिसिस करना थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एरिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम क्लियरली है, बट फिर भी ज्यादातर कैलकुलेशन है, स्पेकुलेशन हल्का फुल्का है। ऐसे तो जिंदगी थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन है सर, लाइफ का ही कितना सर्टेनिटी है, हाँ, मतलब हम लोग कब तक जिएंगे कब मरेंगे, हाँ, इसका ही सर्टेनिटी कितना है। जो भी हो, मैं थोड़ा अलग बात कर दिया। तो कंज्यूम योर एंटायर ट्रेडिंग कैपिटल, आपका पूरा पैसा खा जाएगा अगर आप गैम्बलिंग एटीट्यूड में मार्केट में रहोगे।
उस एटीट्यूड को जितना जल्दी हो सके दिमाग से निकाल। यू विल एंड अप हैविंग अ शॉर्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग करियर। मतलब खुद ही खुद को खत्म कर दोगे, फिर दुनिया वालों को यही बोलते रहोगे मार्केट बिल्कुल मत जाना, मार्केट में बिल्कुल मत जाना। ठीक है, मतलब खुद का हुआ नहीं है, खुद ने कभी कुछ बचाया नहीं है, कब सिर्फ गवाया है, और दुनिया को बताते रहोगे नेगेटिव चीजें। जैसे यहाँ पर आई डू नॉट हैव मेंशन दिस नाउ, द कॉमन फ्रेज दैट गोज लाइक दिस, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। ये चीज हम लोगों ने देखा था ना सर, जब हम लोग ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट किए थे, स्पेशली कॉल ऑप्शंस बायर के केस में, उसका रिस्क कम है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ऐसा ही था। অপশন বায়ারদের ক্ষেত্রে তো। ऑप्शन बायर के केस में हम लोगों ने ऐसा देखा था ना, लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। सर ये थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये इतना अच्छा है नहीं। कैसे आपको आगे आगे समझ में, ये साइलेंट पीएल किलर बन सकता है, स्पेशली जो न्यू कमर होते हैं, न्यू कमर ट्रेडर जो होते हैं ना, न्यू बाय ट्रेडर, ये डिसइल्यूशनड हो जाते हैं थ्योरेटिकली करेक्ट इस बात के साथ, बट प्रैक्टिकली डिजास्ट्रस। मतलब कुछ चीजें सुनने में अच्छा लगता है बट रियलिटी में नहीं। तो ये सब चीजें मैं थोड़ा आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट ब्लाइंडली विदाउट अ स्ट्रेटेजी इज अ डेंजरस बट इररेजिस्टेबल पास टाइम। ठीक है, पिंक फ्लॉयड बोल के फेमस ट्रेडर का ये बात है सर, कि ट्रेडिंग ऑप्शंस ब्लाइंडली, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग ब्लाइंडली करोगे विदाउट अ स्ट्रेटेजी, ये डेंजरस हो सकता है, और आपका समय भी बर्बाद और पैसा भी। कैसे, आगे आगे समझ में आ जाएगा, बट पहले बिहेवियरल साइंस क्या बता दें, दो चार पॉइंट सुन लो। मैं आपको डराना नहीं चाहता, आई डोंट इंटेंड टू scare you with these notes. I am not only trying to set up the context here with the previous module and option theory। इसके पहले हम लोगों ने काफी सारे बेसिक्स चीजें पढ़े है ना, आपने वहां पर देखा होगा। यू वुड हैव रियलाइज दैट अनलाइक अदर टॉपिक्स इन द मार्केट्स, मार्केट में और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया जाता है, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, फाइनेंस, है ना, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, करेंसी। द साइंस इन्वॉल्व इन ऑप्शन इज हेवी। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, लिक्विडिटी डेरिवेटिव, ये हेवी ड्यूटी है, काफी डिटेल्स है, काफी डिटेल्स। सबसे क्रिटिकल भी माना जाता है पूरे मार्केट के अंदर इक्विटी डेरिवेटिव। इवन हम लोग एज ए, जब लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज देखा, जब हम लोग उसमें भी पढ़ाई किए हैं, तो उसमें भी देखा कि ये डेरिवेटिव लेके ना, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को लेके ना बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑलवेज एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ही माना गया है। ठीक है, मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होता है डेरिवेटिव को समझने के लिए, और प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डरा नहीं रहा हूँ, कुछ सच्चाई बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में होता है। ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो है नहीं उसके बारे में अंदाजा लगाना। तो जो है नहीं उसको डिराइव करना इतना आसान चीज थोड़ी होता है सर, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं सर, अब धीरे धीरे सब समझ में आ भी जाएगा। तो ऑप्शंस का जो लेसन्स है, ये जो लर्निंग एरिया है, ये हेवी ड्यूटी है। It can be quite overwhelming, but you will have to trust here. The only way to understand and master option trading is by structuring your learning path with a good, judicious mix of theory and practice. यानी आपको theoretical knowledge भी रखना पड़ेगा और practice भी करना पड़ेगा, तो आप obviously धीरे धीरे बन जाओगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही सब चीजें थोड़ा बताया गया है। अब आगे और बढ़ो सर। मार्केट में कितना स्ट्रेटेजी है, अब एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी तक रिसर्च करके जितना पाया गया है सर, रिसर्च करके जितना पाया गया है, उससे इतना पाया गया है कि 475 ऑप्शन स्ट्रेटेजी अभी तक देखा गया है पब्लिक डोमेन में। 475 ऑप्शन स्ट्रेटेजी दुनिया भर में, दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग अपने लाइफ में जब ट्रेडिंग करेंगे तो क्या ये 470 ऑप्शन स्ट्रेटेजीज अलग अलग करके अप्लाई करेंगे क्या? अरे नहीं रे बाबा, नहीं। इवन 100 ऑड स्ट्रेटेजी भी इतना आसान नहीं है। मतलब ये कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे भी है जो अभी भी हिडन है, मैंने जो अभी भी ब्रोकर के पास है, बैंकर के पास है, ट्रेडर के पास है, जो स्पेशल ट्रेडर है, जो बताते नहीं है लोगों को, हिडन है। तो कुल मिला के करीब 500 550 स्ट्रेटेजी है
मार्केट में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर सारे के सारे स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है। सर सारा स्ट्रेटेजी जान पाओगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जरूरी जितना है इतना तो जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। चलो, तो मेनली स्ट्रेटेजी को अगर डिवाइड किया जाए तो स्ट्रेटेजी को हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं: बुलिश स्ट्रेटेजी, बेयरिश स्प्रेड्स एंड नेचुरल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बुलिश के अंदर बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, कॉल बटरफ्लाई, सिंथेटिक कॉल, स्ट्रैप्स। ठीक है, बेयरिश के अंदर बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बुल पुट लैडर, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, स्ट्रिप, सिंथेटिक पुट। न्यूट्रल में लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स, लॉन्ग शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, लॉन्ग शॉर्ट बटरफ्लाई, बॉक्स एक्सेट्रा। और भी है, बट ये कुछ मेन बात मैंने आपको बताया। ये नाम है सर, काम तो अभी बाकी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, मतलब बुलिश स्ट्रेटेजीज भी होते हैं, बेयरिश स्ट्रेटेजीज भी होते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज भी होते हैं। अब सवाल ये है कि सर कौन सा स्ट्रेटेजी कब यूज करना है। सर ये तो समय बताएगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। समझ में आ रहा है सर? तो एक काम करते हैं, एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो सर? स्टार्ट करें? एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं तो आपको सुविधा होगा। तो एक काम करते हैं ना, सबसे बेसिक वाला ही स्टार्ट करते हैं, और बहुत पॉपुलर है, बेसिक भी है पॉपुलर भी है। मतलब बस इतना जान के भी बहुत लोग, एक स्ट्रेटेजी जानो बट अच्छे से जानो, एक स्ट्रेटेजी जानो बट अच्छे से जानो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सारा स्ट्रेटेजी लेके एकदम लतर पतर करना है, नहीं। लतर पतर समझते हो? मैंने सारा इतना सारा चीज जान लिया कि किसको यूज करना है वही भूल गए। ठीक है, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको किसी एक चीज पे मतलब आपको पावर आ जाता है ना, आप उसी को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, दुनिया का हर ज्ञान जरूरी है, बट अगर किसी एक चीज पे मास्टर बन जाते हो तो वही आपको आपका जिंदगी बना सकता है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं मैं बुल कॉल स्प्रेड। सर अब सवाल ये है कि सर ये बुल कॉल स्प्रेड को यूज कैसे करना है, क्या है ये बुल कॉल स्प्रेड? ठीक है, चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हड़बड़ करके क्या है ना, कोई फायदा नहीं। जल्दी का काम शैतान का, हमें शैतान नहीं बनना है सर। देख सर, ये जो स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, द स्प्रेड स्ट्रेटेजी आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी। सिंपल माना जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट ए ट्रेडर कैन इम्प्लीमेंट। माने ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना ट्रेडर के लिए कॉम्पिटिटिवली इजी माना जाता है। स्प्रेड जो होते हैं वो मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज होते हैं, इन्वॉल्विंग टू और मोर ऑप्शंस। So when I say multi-leg strategy, it implies the strategy requires two or more option transactions. दो या दो से ज्यादा ऑप्शन। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। Spread strategy such as the bull call spread is best implemented when your outlook of the stock or index is moderate and not really aggressive. ध्यान से सुनना बात को। स्प्रेड स्ट्रेटेजी जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, ओके, बुल कॉल स्प्रेड, इसको तब इंप्लीमेंट करना चाहिए जब आपको मार्केट के बारे में जो आउटलुक है, मैंने आप मार्केट को जिस तरह से देख रहे हो, ठीक है, या इंडेक्स को हो या स्टॉक हो, ठीक है, या इंडेक्स हो या स्टॉक हो, जब आप उसको मॉडरेट वे से देखते हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द आउटलुक ऑन ए पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक कुड बी मॉडरेटली बुलिश और मॉडरेटली बियरिश। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इतना परसेंटेज में बढ़ेगा, ऐसा नहीं। आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट ट्रेंड मॉडरेट है, मॉडरेटली ये बुलिश तक जाएगा, ठीक है, या मॉडरेटली बेयरिश होगा, एग्रेसिवली नहीं। तो जब आप मॉडरेट होंगे किसी स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में, चाहे निफ्टी हो या कोई पर्टिकुलर शेयर स्टॉक हो, तब आपको ये स्प्रेड स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करता है। Some of the typical scenarios when your outlook can turn moderately bullish are outlined. चलो अब सवाल ये उठता है कि सर आउटलुक मॉडरेट बुलिश होगा, ये कब हो सकता है? आउटलुक मॉडरेट होगा, इसका चांसेस क्या क्या हो सकता है, क्या कारण है कि आउटलुक मॉडरेट होगा? है ना, हर चीज के पीछे रीजंस होते हैं।
तो इसमें 2-3 तरह का अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, रीजंस के पीछे भी रीजंस होते हैं। देखो सर, यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, 3 पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैंने आपको बार बार बताया क्लास में, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो, ऑब्वियसली सुनते हो। जैसे कि एक होता है फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, एक होता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। क्वांटिटेटिव माने, क्वांटिटेटिव माने कौन, क्वांटिटेटिव माने वही डेविएशन वाला, क्वांटिटेटिव माने वही स्टैंडर्ड डेविएशंस वाला, मीन मीडियन मोड वाला स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, जिसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है। टेक्निकल माने आप लोगों को पता है, टेक्निकल एनालिसिस का हम लोग अलग से पढ़ते भी हैं। और अनदर थिंग इज फंडामेंटल, है ना। वैसे यहाँ पर फंडामेंटल अप्रोच आप देखो, कोई कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कि सर हमें ना टेक्निकल सिखा दो, फंडामेंटल नहीं चाहिए। अब आप लोग ऑप्शन ट्रेडर बनोगे और बिना फंडामेंटल का ट्रेडर कैसे बनोगे भाई? बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमको ना टेक्निकल बता दो, फंडामेंटल सीखने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग गलत बात करते हैं सर, क्योंकि मार्केट किसी एक पर्सपेक्टिव से चलता ही नहीं है। मार्केट सिर्फ टेक्निकल पे चलता है, या मार्केट सिर्फ फंडामेंटल पे चलता है, या मार्केट सिर्फ क्वांटिटेटिव से चलता है, ऐसा नहीं है। मार्केट सभी के ऊपर डिपेंड करके चलता है। तो इसीलिए एक ट्रेडर को कंप्लीट चीजों में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए देखना, मैंने जो एक कोर्स डेवलप किया, आप लोगों को भी शायद मैंने शेयर किया, ठीक है, A to Z स्टॉक मार्केट, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल भी है, टेक्निकल भी है, फाइनेंस भी है, और क्वांटिटेटिव जो आप लोग बीच बीच में पढ़ भी लेते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर को सारा चीज में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो मार्केट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गैप रह ही जाएगा। अब सवाल उठता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स Q3 क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंसमेंट। एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, कॉर्पोरेट इवेंट बोल सकते हैं आप इसको। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स Q3 क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, अनाउंसमेंट करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट Q2 क्वार्टरली गाइडेंस, मतलब जब Q2 का गाइडेंस आया था तब हमें पता चल गया था, यू नो दैट द Q3 रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन बोथ Q2 एंड Q3 ऑफ लास्ट ईयर। ऐसा एक एनालिसिस आप ले रहे हो कि मैनेजमेंट का Q2 का जो गाइडेंस था, उससे हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि Q2 और Q3 लास्ट ईयर मैंने 2022 में जो हुआ था 2023 में उससे बेहतर होगा। However, you do not know by how many basis points, मैंने कितना पॉइंट्स में ज्यादा अच्छा करेगा। दिस इज क्लियरली द मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल, है ना। मैंने अच्छा करेगा इतना पता लग रहा है कि रिलायंस का 2022 से 2023 का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, बट कितना बेहतर होगा ये मिसिंग रहता है, ये मिसिंग है ना। पजल सॉल्व करना है तो हर पजल के बीच में कुछ तो मिसिंग होगा। तो गिवन दिस यू एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू द रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर का जो दाम है रिलायंस का शेयर का, वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। However, because the guidance was laid out in Q2, the market could have kindly of factored in the news, है ना, ये पूरा बात न्यूज पे चलेगा, and this leads you to think that the stock can go up but with a limited upside। स्टॉक जो है, अगर रिलायंस का शेयर मैं बात करूं, अगर आज के डेट में रिलायंस कहाँ है, 2400-2500 होगा, और कितना होगा, कितना है रिलायंस? हाँ 2550, चलो मैं गेस सही किया सर, मैं गेस कर लिया थोड़ा, बट सही गेस कर लिया। 2550 करंट रिलायंस का दाम चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, आपको लग रहा था कि रिलायंस का शेयर में अपसाइड है, Q2 रिजल्ट्स लास्ट ईयर से बेहतर होगा, बट कितना बेहतर होगा आप एग्जैक्टली नहीं जानते, ठीक है। अब ऐसे सिनारियो में आप सोच रहे हो कि भाई कितना अपसाइड होगा, पॉजिटिव होगा ये पता है, बट कितना पॉजिटिव नहीं पता। तो इसके लिए आपके मन में जो सेंस जनरेट हुआ है, आपके दिमाग में जो सेंस जनरेट हुआ है, वो सेंस कुछ ऐसा है कि स्टॉक कैन गो अप बट विद लिमिटेड अपसाइड। माने बेसिकली आप एग्रेसिव नहीं हो, आप मॉडरेट हो, यू आर मॉडरेट अबाउट रिलायंस एज पर द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इन द करंट सिनारियो। माने ये मैंने एक सिनारियो डेवलप किया यहाँ पर एज पर द करंट सिनारियो। ये सिनारियो अलग भी हो सकता है, ये एक फंडामेंटल सिनारियो, फंडामेंटल का बहुत सारा सिनारियो होता है सर,
ये एक सिनेरियो जिसमें आपको लग रहा है कि शेयर का दाम एग्रेसिवली हाई नहीं होगा, मॉडरेटली हाई होगा, अपसाइड है। सर बात समझ में आ रहा है कि ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। सर टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी होता है। The stock that you are tracking has been in a downtrend for a while. काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में था, so much so that it is a 52 वीक लो। ऐसा मतलब डाउन ट्रेंड ही नहीं, सिर्फ 52 वीक के लो में चल रहा था, टेस्टिंग द 200 डे मूविंग एवरेज एंड आल्सो नियर ए मल्टी ईयर सपोर्ट, यानी मल्टी ईयर सपोर्ट जोन में भी था। गिवन ऑल दिस देयर इज a high probability that stock could stage a relief rally। ऐसा लग रहा है कि ये अभी रिलीफ रैली देगा, मैंने काफी दिनों से लोअर रहने के बाद अभी ये वापस ट्रेंड चेंज करेगा। However, you are not completely bullish as whatever said and done, this stock is still in a downtrend because stock अभी भी डाउन ट्रेंड में है। आपको लग रहा है बुलिश है, बट कितना बुलिश है पता नहीं। तो अगेन यू आर नॉट एग्रेसिवली बुलिश, यू आर मॉडरेटली बुलिश। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों मॉडरेट बुलिश है, बिकॉज ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है, साथ में 52 वीक लो में है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के टेस्टिंग पॉइंट में है, मल्टी ईयर सपोर्ट जोन में है। तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा इसका अभी भी कोई प्रॉपर रीजंस पता नहीं चल रहा है, बट बढ़ने का चांसेस है, ये आपको भी लग रहा है ना। एंड थर्ड अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो स्टॉक इज कंसिडरेबली ट्रेडिंग बिटवीन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस बोथ वेज, +1 SD -1 SD। आपको पता है क्या होता है, exhibiting a consistent mean reverting behavior. However, there has been a sudden decline in the stock price, so much so that stock price is now at second standard deviations. There is no fundamental reason backing and stock price decline. Hence, there is a good chance that the stock price could revert to mean, माने वो अपने एवरेज में वापस जाएगा। थोड़ा गिर गया है बट मीन में फिर से जाएगा। This makes you bullish on the stock, but the fact that is there is a chance that it could spend more time near second SD. Chances is that ये second SD में कुछ ज्यादा देर तक रहेगा कंपेयर टू फर्स्ट एसडी। सो आपका आउटलुक स्टॉक के ऊपर जो है वो मॉडरेटली बुलिश है, बिकॉज ये फर्स्ट एसडी में होता तो शायद आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, बट ये सेकंड एसडी में ज्यादा रहने वाला है एज पर दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली द पॉइंट हियर इज योर पर्सपेक्टिव कुड बी डेवलप्ड फ्रॉम एनी थ्योरी, है ना। आप कहीं से भी अपना थ्योरी डेवलप करो, फंडामेंटली कर लो, टेक्निकली कर लो, क्वांटिटेटिव वाइज कर लो, या फिर सब मिला के कर लो। You could find yourself in a moderately bullish stance। मतलब ये बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करके क्या होना है। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ए मॉडरेटली बियरिश स्टांस एज वेल। माने मॉडरेट बुलिश भी जिस तरीके से लिया जाता है, मॉडरेट बियरिश स्टांस भी सेम तरीके से लिया जाता है। इन सच सिचुएशंस यू कैन सिंपली इन्वोक ए स्प्रेड स्ट्रेटेजी। जब भी आपको मॉडरेट फीलिंग्स आए, आपको स्प्रेड स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, wherein you can set up option positions in such a way that you protect yourself on the downside। आप अपने आप को डाउन साइड से प्रोटेक्ट करोगे। अगर बाई चांस आप रॉन्ग हो जाते हो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू मेक इज ऑल्सो प्री डिफाइंड। माने आप कैप लगा दोगे प्रॉफिट का। मैं बताता हूं अभी, आप प्रॉफिट का कैप लगा दोगे एज ए ट्रेड ऑफ। माने ट्रेड ऑफ माने बेसिकली क्योंकि आप अपना प्रॉफिट को कैपिंग कर रहे हो ना, माने आप पहले से डिसाइड कर लो भाई मेरे को इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। यू गेट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट फॉर ए लेसर कॉस्ट, और आप कम कॉस्ट में मार्केट में आना चाहते हो। अब ऐसा कैसे संभव है, ये आपको आगे बताया जाएगा। ये थर्ड पॉइंट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा कि सर अपने प्रॉफिट को कैसे कैप लगाएं और कॉस्ट को कैसे कम करें। चलो, कॉस्ट कैसे कम हो सकता है, मैंने बेसिकली जब हम लोग मार्केट में प्रीमियम भरते हैं ना, ये सब तो आपको पता है, तो प्रीमियम कैसे कम हो सकता है, तो कॉस्ट कम होगा। आपका प्रीमियम कम देना है तो कॉस्ट कम होगा, और प्रॉफिट पे भी कैप लगाना है। मैंने अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं करना है, प्रॉफिट को प्री डिफाइंड करना है, बट हाउ। হ্যালো, हाँ বল কি হচ্ছে। যখন তোমার বাটারফ্লাই স্প্রেড করেছিলে তখনই তো প্রিমিয়াম কিভাবে কম হয় অটোমেটিক্যালি, মানে একটা যদি তোমার বাইং লেগ নাও কল অপশনে, আর একটা পুট কলেরই যদি সরি একটা পুট অপশন নাও, তাহলে তো ফিউচার মার্কেটে যেরকম হয়েছিল নর্মালি তো ওটা কমেই যায় প্রিমিয়াম ऑब्वियस तो মাল্টি লেগ। वैभवी है सब।
সব স্ট্র্যাটেজি কোথাও না কোথাও কানেক্টেড, ঠিক আছে? কিন্তু এখন আমি বুল কল পড়াচ্ছি, হুট করে বাটারফ্লাইতে বলতে চলে যাবো, মুশকিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো কোথাও না কোথাও সব স্ট্র্যাটেজি গুলো কানেক্টেড হয়, बट एक टू सिंगल वाइज बूझते हैं। जेमन सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि बुल कॉल क्यों करना चाहिए, है ना? बुल कॉल स्प्रेड क्यों लेना चाहिए, बुल बियर बियर कॉल स्प्रेड क्यों करना चाहिए, है ना? तो कहीं ना कहीं प्रीमियम क्यों कम होगा बताते हैं सुमित। चलो, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, सुन ले। अभी सुनेगा फिर बाद में बोलेगा दादा कंफ्यूज हो गए, भूल गए, मार्क्स कम आ गया। हाँ, यही प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन थोड़ा कई बार ना तेरा कंसंट्रेशन ना बहुत ज्यादा बिखरते हैं। सुन सुन 10-15 मिनट आगे और सुन, काफी क्लियर हो जाएगा। Among all the spread strategy, जितना भी spread strategy, the bull call spread is one of the most popular. The strategy comes handy when you have a moderately bullish view on the stock or index. Bull call spread is a two-leg spread strategy, traditionally involving ATM and OTM. ध्यान से सुनना। अच्छा, मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है ना ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, आई होप जरूरत नहीं है। So however you can create the bull call spread using other strike as well, है ना? आप बुल कॉल को अलग अलग स्ट्राइक से यूज कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली एटीएम ओटीएम यूज करके इसको ज्यादा यूज किया जाता है। सो टू इम्प्लीमेंट द बुल कॉल स्प्रेड, द बाय वन एटीएम कॉल ऑप्शंस एंड सेल वन ओटीएम कॉल ऑप्शंस। आपको बात समझ में आ रहा है सब? एक एटीएम को बाय करो, ठीक है, और एक ओटीएम को सेल करो। अब इसमें देखो क्या होता है। सो व्हेन यू डू दिस इंश्योर, जब आप ऐसे करोगे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी। ऑल स्ट्राइक बिलोंग टू सेम अंडरलाइन, माने आप सेम स्टॉक के ऊपर करना। माने अगर आप इन्फोसिस का शेयर के ऊपर कर रहे हो तो इन्फोसिस ही लेना, ठीक है? सेम एक्सपायरी सीरीज का लेना, माने ऐसा नहीं कि एक एक्सपायरी जून का है तो दूसरा एक्सपायरी जुलाई का है, ऐसा नहीं करना है, सेम एक्सपायरी सीरीज का लेना। ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस, माने जितना ऑप्शंस का आपने लॉट लिया, ईच लेग में सेम काइंड ऑफ ऑप्शंस हो आपके पास, ठीक है? एग्जाम्पल, 23 नवंबर को एक ऐसा ही डेटा लिया गया था, ठीक है? देखो 2015 का डेटा है, 15 या 23 डजंट मैटर। आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाना देखो कैसे होता है। तो 23 नवंबर को स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है। आउटलुक क्या है? मॉडरेट बुलिश। मॉडरेट बुलिश माने एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो हायर, मार्केट हाई होगा बट द एक्सपायरी अराउंड द कॉर्नर कुड लिमिट द अपसाइड। एक्सपायरी बहुत पास में है जो आपका अपसाइड को लिमिट कर देगा। निफ्टी स्पॉट चल रहा था 7846 पे, 7846 पे ये निफ्टी चल रहा था। एटीएम क्या होगा? 7800 एटीएम होगा कि नहीं होगा? प्लीज टेल मी। अगर 846 स्पॉट है, 7800 को क्या बोलेंगे? एट दी मनी बोलेंगे, यस और नो? एट दी मनी होगा एकदम, है ना? जैसे आज की डेट में जैसे ऑप्शन चेन है, अगर आज का ऑप्शन चेन देखो, अगर करेंटली निफ्टी अगर 19,000 चल रहा है तो एटीएम क्या होगा? ये 19,200। हाँ हाँ, दिस इज अराउंड 150 200 एटीएम एरिया, है ना? जितना आप कम में जाओगे ये आईटीएम में चले जाएंगे, जितना इधर आएंगे तो ओटीएम में चले जाएंगे, है ना? यू नो दैट सर। अब मैं इसको मैं क्या बताऊं, ये सब बहुत बार बात किए गए। नाउ लुक एट अगेन, $7,846 ऑन दैट टाइम के शेयर का दाम या निफ्टी का दाम चल रहा है मानो। एटीएम है 7,800 स्ट्राइक, ठीक है? प्रीमियम वैल्यू है 79, ओटीएम है 7,900 कॉल ऑफ स्ट्राइक, प्रीमियम है 25। अच्छा, आपको ये भी पता है कि एटीएम का जो प्रीमियम होता है, अगर आप देखो यहाँ पर, एटीएम का प्रीमियम हाई है कि ओटीएम का प्रीमियम हाई है? ओटीएम में प्रीमियम एटीएम है एटीएम में प्रीमियम हाई থাকে सॉरी एटीएम का प्रीमियम हाई होता है, चेक कर लो। ये देखो 19,200 का प्रीमियम 76 रुपीज है, बट 19,300 का प्रीमियम 35 रुपीज है ना? ओटीएम का प्रीमियम लो होते हैं और एटीएम का प्रीमियम हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पहले हो चुका है सर। प्रीमियम क्यों बढ़ता गिरता है इसके बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं। अगर बाई चांस याद नहीं है तो रिवाइज तो बनता है ना सर। देखो, तो यहाँ आपका प्रीमियम 79 एटीएम का,
और ओटीएम का 25। ना बुल कॉल स्प्रेड का ट्रेड सेटअप कैसा बनेगा? आपको क्या करना है, बाई करना है 7,800 कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक है आपका, आपका मार्केट प्राइस है 7,846 स्पॉट, तो आपको प्रीमियम कितना भरना है? 79, है ना? 79 नहीं तो जितना लॉट साइज होगा, जैसे मोटा मोटी निफ्टी का लॉट साइज क्या है आज के डेट में 50, है ना? 50 का लॉट साइज होते हैं 25 25, 25 ना सर ठीक है, 50 ना, वही मैं बोल, तो जो भी लॉट साइज होगा उसका इंटू 79, तो 7,800 कॉल ऑप्शंस बाय पेइंग 79 टुवर्ड्स द प्रीमियम, सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ माय अकाउंट, अब 79 मेरे पॉकेट से निकलेगा, है ना? बिकॉज मैं बाई करूंगा तो प्रीमियम पे करूंगा, सेल करूंगा तो प्रीमियम कलेक्ट करूंगा, है ना? तो 79 क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा, सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माय अकाउंट, दिस इज द डेबिट ट्रांजैक्शन। सिंपल है, पैसा जाता है तो डेबिट होता है ना, आपके बैंक अकाउंट से जब पैसा निकलता है तो डेबिट, आपके बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है तो क्रेडिट। 7,900 कॉल ऑप्शंस एंड रिसीव 25 एज ए प्रीमियम, सेल करो 7,900 कॉल ऑप्शंस को सेल करो। 7,900 क्या है? ओटीएम है, ओटीएम सेल कर रहे हैं आप 25 का प्रीमियम लेके, है ना? सिंस आई रिसीव मनी दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेट कैश फ्लो क्या हो जाएगा? 79 गया 25 आया, तो नेट कैश फ्लो 54 क्रेडिट साइड में। तो जनरली स्पीकिंग इन ए बुल कॉल स्प्रेड देयर इज ऑलवेज ए नेट डेबिट, है ना? इन ए बुल कॉल स्प्रेड देयर इज ऑलवेज ए नेट डेबिट, डेबिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो नेट डेबिट होगा। Hence the bull call spread is also called referred to as a debit bull spread, इसको डेबिट बुल स्प्रेड भी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इसमें डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो नेट डेबिट ज्यादा होगा, है ना? तो नेट डेबिट बोला जाता है, इसलिए इसको डेबिट बुल स्प्रेड भी कहा जाता है। हाँ बोलो सर, बोलो। यस, कुछ पूछा किसी ने मुझे, बोलो सर। आवाज नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहे हो सर? आवाज नहीं आया, कट रहा है आवाज, व्हाट्सएप कर दो सर। कौन बोल रहा है? विश्व, विश्व কিছু বলছিস? বিশ্বর আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। আর মেসেজ কর, মেসেজ কর, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ কর, দেখে নিচ্ছি। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो सर, आवाज नहीं आ रहा है तो मैसेज कर दो, मैं देख ले रहा हूँ। अच्छा अब देखो सर, सिचुएशंस बहुत नॉर्मल हो जाएगा अभी। अब आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, आफ्टर इनिशिएट द ट्रेड द मार्केट कैन मूव इन एनी डायरेक्शंस, है ना? मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि हमने ट्रेड सेटअप तो कर लिया। लेट अस टेक अप ए फ्यू सिनेरियो, अब मान के चलते हैं कुछ सिनेरियो होने वाला है हमारे साथ। क्या क्या होगा? जब हम लोगों ने ट्रेड लिया था तब करंट मार्केट प्राइस क्या था? तब करंट मार्केट प्राइस था 7,800 समथिंग, कितना था रे? 7,000, हाँ कत? 7,846 7846, ओके 7846। अब मार्केट एक्सपायर कितने में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमारा दो स्ट्राइक था, एक 7,800 स्ट्राइक था और एक 7,900 का स्ट्राइक था। 800 स्ट्राइक हम लोग बाई कर रहे थे और 900 का स्ट्राइक हम लोग सेल कर रहे थे, है ना? और 7,846 हमारा स्पॉट था। नाउ लुक एट दिस सिनेरियो, मार्केट अगर 7,700 में एक्सपायर होता है, ठीक है, इफ मार्केट एक्सपायर 7,700 बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस दैट इज एटीएम ऑप्शंस, है ना? बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस मैंने 7,000, लोअर स्ट्राइक क्या है? 7,800 है, उससे भी नीचे, तो मतलब ये कौन सा ऑप्शन रहेगा? एटीएम ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे सर? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन वुड डिपेंड अपॉन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना? आपको पता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कैसे आएगा सर? कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक ना, तो स्पॉट, है ना? तो स्पॉट करेंटली क्या है? 7,700। आपका स्ट्राइक क्या है सर, बोलो? 7,800। तो इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा? माइनस तो नहीं हो पाएगा, माइनस तो नहीं हो पाएगा, तो जीरो। 7,700 से 800 करोगे तो -100 आते, बट माइनस हम लोग नहीं काउंट करते, जीरो मान लेंगे। सेम 7,800 एटीएम
कॉल ऑप्शंस का जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है, हम लोगों का लॉस कितना हो जाएगा, जितना प्रीमियम हमने जमा किया था इतना ही मेरा लॉस हो जाएगा 79 का। क्योंकि मार्केट आपने सोचा था मॉडरेट बुलिश, बट मार्केट बुलिश हुआ कि बियर हो गया? सिंपल सोचो सर, बेयरिश होएगा। मार्केट बियरिश हो गया ना, मॉडरेट बुलिश भी नहीं हुआ, तो आपका पैसा तो जाएगा, सिंपल बात है। अब आगे देखो सर, द 7900 कॉल ऑप्शंस का क्या होगा? माने जब 7700 का मार्केट एक्सपायर करेगा और आपने जो ओटीएम सेल किया था, the 7900 call options has a zero intrinsic value, but since we have sold these options, ये इसका भी जीरो ही होगा ना, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट 7700 है और स्ट्राइक 7900 है, ये भी जीरो होगा, माइनस तो होगा नहीं तो जीरो। लेकिन ये आपका सेल था तो इसमें आपने प्रीमियम लिया था 25 का, तो 79 आपका चला गया, 25 आपका आया, 54 आपका नेट डेबिट है। तो दिस इज ऑल्सो नेट डेबिट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मैंने एक्चुअली आपका लॉस कितना हुआ 54, आपका लॉस हुआ 54। अब आगे देखो सर, अब कोई बोलेगा सर स्ट्रेटेजी बना के काम करने से तो पैसा ज्यादा लगेगा, हाँ सर थोड़ा तो ज्यादा लगेगा, बट आपका लॉस को भी कंट्रोल करेगा। सिनेरियो 2, तो 7700 में आपने देखा कि आपका 54 का डेबिट हो गया, मैंने पैसा चला गया। अब मार्केट अगर 7800 में एक्सपायर होता है, मैंने जो आपका लोअर स्ट्राइक था उसी में एक्सपायर होता है, अब क्या होगा? अब मैथ में स्किप कर देता हूं, आपको पता है कि इंट्रिंसिक क्या होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको भी फिर से पता है कि 7800 एज वेल एज 7900 दोनों केस में इंट्रिंसिक जीरो है, तो इसमें भी आपका नेट लॉस 54 है। सिनारियो 3 में देख लो सर, मार्केट 7900 में एक्सपायर कर रहा है, अगर ये सिनारियो है, क्या क्या हो सकता है, या तो आगे निकलेगा या तो रह जाएगा नीचे, या तो सेम में रहेगा, कुछ तो होगा। 7900 मार्केट एक्सपायर कर रहा है, स्पॉट था 7846, माने आपने जो मॉडरेट बुलिश सोचा था वो यहां पर हो रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 7800 में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करो, 100 आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हुआ। आपने जमा कितना किया था? आपने जमा कितना किया था? 79 है ना, तो 100 इंट्रिंसिक, 79 का जमा, 21 आपका प्रॉफिट इधर। और आपने 7900 का जो सेल किया था उसमें आपने 25 रिसीव किया था, तो 21 + 25 कितना प्रॉफिट कर दिया? 46। सिनेरियो 4 में भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा सर, सिनेरियो 4 में भी आप प्रॉफिट कर लोगे, मैंने 8000 में, अगर मार्केट 8000 चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देखो सर, स्पॉट मार्केट 7846 था, अगर मार्केट 7700 में चला जाता है या 7800 में रह जाता है, दोनों केस में आपका नेट पे ऑफ 54 है, मैंने लॉस है। और अगर मार्केट 7900 या 8000 में चला जाता है तो आप 46 करके प्रॉफिट कर रहे हो। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये कि आप अपना प्रॉफिट को लिमिट लगा दिए। इससे आपको एक चीज पता लग रहा होगा, फ्रॉम दिस टू थिंग्स यू वुड बी क्लियर। क्या है आपके सामने क्लियर, क्लैरिटी क्या है? इरेस्पेक्टिव ऑफ द डाउन इन द मार्केट, द लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 54। मार्केट कितना भी डाउन चले जाए आपका लॉस 54 रहेगा। द मैक्सिमम लॉस आल्सो हैपेंस टू बी द नेट डेबिट ऑफ द स्ट्रेटजी। आपको पता है कि आपको कितना लॉस होगा। द मैक्सिमम प्रॉफिट इज आल्सो कैप्ड, आपको पता है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। दिस आल्सो हैपेंस टू बी द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेड एंड द स्ट्रेटजीज नेट डेबिट। अब यहाँ पर स्प्रेड क्या है? वी कैन डिफाइन द स्प्रेड एज, स्प्रेड का क्या मतलब? स्प्रेड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यस बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है बट आवाज नहीं आ रहा है। सर आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है क्या? हाँ सर। तो स्प्रेड का मतलब समझ में आ रहा है सर, डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर स्ट्राइक, आपका जो दोनों स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंसेस है। तो आप यहाँ पर अलग अलग चेक कर सकते हो पूरा। हमने यहाँ पर
4 पॉइंट में आपको एनालिसिस करके दिखाया, बट यहाँ पर आप अपने हिसाब से और भी चेक कर लो। मार्केट था, स्पॉट मार्केट कितना था 7,846। अब मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो, मार्केट 7,000 में एक्सपायर हो सकता है, 7,100 में, मतलब नीचे आपका मॉडरेट बुलिश अप्रोच है। 7,200, 7,300, 7,400, 7,500, 7,600, 7,700, 7,800, ठीक है, 7,800 तक आपका स्पॉट से नीचे है। और आप एक चीज ख्याल करो, यहाँ पर हर केस में आपका लोअर स्ट्राइक में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है ना। आपका प्रीमियम पेमेंट है 79, आपका लोअर स्ट्राइक पे ऑफ कितना है 79, आपका हायर स्ट्राइक में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 0, प्रीमियम रिसीव कितना है आपका 25, हायर स्ट्राइक पे ऑफ कितना है 25, स्ट्रेटेजी पे ऑफ कितना है आपका 54। तो चांसेस इज दैट कि आपका हर केस में लॉस होगा जब तक मार्केट 7,846 के नीचे रहेगा। तो 54, लेकिन लॉस आपका रेस्ट्रिक्टेड है 54। लेकिन जैसे ही मार्केट 7,900, माने आपका जो सोच था मॉडरेट बुलिश, लेकिन इंटरेस्टिंग है, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल, जब हम लोग सिर्फ कॉल समझे थे बाई करना, तब हम लोगों ने देखा था कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन सर अनलिमिटेड प्रॉफिट के चक्कर में हम लोग कई बार अपना पूरा पीएल को गवा देते हैं। इसलिए अगर स्ट्रेटेजी बना के कोई चलता है ना, उसको पता है कि मैं कितना लॉस खा सकता हूं, मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूं। इसको हेजिंग भी बोल सकते हो आप। आपको पता चल जाता है, आप अपना कंट्रोल लेके चलते हो। हमें पता है कि क्या होगा। अगर मार्केट 8,500 भी चला जाता है ना, तो भी आपका 46 का ही प्रॉफिट होने वाला है। और अगर मार्केट 8,000 में भी आता है तो भी आपका 7,900 में भी आता है तो भी आपका 46 का प्रॉफिट है। ये होता है स्ट्रेटेजी का फायदा। ये फायदा है सर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सर आप अनलिमिटेड प्रॉफिट का क्यों ये कर रहे हो, बट सर ये बहुत ही मतलब खतरनाक स्ट्रेटेजी है और सिंपल है। बट इस सिंपल स्ट्रेटेजी से आप अपना प्रॉफिट को पहले से डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं तो इनकम करूंगा तो इतना, लॉस जाएगा तो इतना, ठीक है। अब सेम चीज को अगर आप यहाँ पर ग्राफिकली चेक करोगे, लॉस restricted to 54, profit capped 46. Given this, we can generalize Boole call spread to identify the max loss and max profit levels. Boole call spread max loss equals to net debit of this strategy 54. Net debit equals to what? Premium paid for lower strike, है ना, लोअर स्ट्राइक के लिए जो प्रीमियम आपने पे किया दैट इज 79 एंड प्रीमियम रिसीव फॉर हायर स्ट्राइक दैट इज 25, दैट इज योर नेट डेबिट। एग्जाम में सवाल भी पूछते हैं सर, ठीक है, एग्जाम में सवाल भी पूछते हैं नेट डेबिट ऑफ बुल कॉल स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो प्रीमियम पेड फॉर लोअर स्ट्राइक माइनस प्रीमियम रिसीव फॉर हायर स्ट्राइक, बुल कॉल स्प्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट, स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, स्प्रेड माइनस नेट डेबिट। अब सेम चीज को अगर आप ग्राफिकली देखो ऐसे नजर आएगा। देखो सर, ये आपका ग्राफ का जीरो लेवल है, ठीक है। जीरो के ऊपर वाला हिस्सा को पॉजिटिव से एरिया बोलते हैं हम लोग, है ना। 7,846 ये अगर आपका मार्केट में होता है तो आप ब्रेक इवन में होते हो, लेकिन 7,800, 700, 600 माने आप लॉस में जा रहे हो। ये आपका लॉस एरिया है। कितना लॉस खाओगे मैक्सिमम 54। लेकिन ब्रेक इवन जैसे ही क्रॉस कर जाते हो, अगर मार्केट आपको 7,900 की तरफ भी बढ़ता है या फिर उससे और ज्यादा आगे बढ़ता है, 7,900 हो जाए, 8,000 हो जाए, आपका प्रॉफिट में कैप लग गया 46। बात समझ में आया सर? ব্যাপারটা বোঝা গেল? আরে হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছিস তো? কিন্তু স্যার বল। ধরুন এই কল সেলারে তো আনলিমিটেড লস থাকে না, যখন মানে মার্কেট বুলিশ হবে তখন তো তার আনলিমিটেড লস। বুঝলাম না, এখানে আনলিমিটেড লস কোথায় করলাম আমি? না না, মানে আমি বলতে চাইছি স্যার, মানে যখন ধরুন অপশন প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা কল বায়ার হলে আমাদের প্রফিট হলে আমরা আনলিমিটেড প্রফিটে থাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার সেটা যখন সেটা আমরা লস সিঙ্গেল স্ট্র্যাটেজি, ডাবল লেগ বা কিছু হচ্ছে না, সেটা সিঙ্গেল স্ট্র্যাটেজিতে।
তুই হয় আনলিমিটেড প্রফিট করবি, নাহলে আনলিমিটেড লস করবি, কিছু একটা হবে। বলছি কি হ্যাঁ, যখন আর এখানে যখন মার্কেট ডাউন আমার 900-র উপর স্ট্রাইক বাড়ছে, তখন তো হ্যাঁ। আমার লস দিকে শুরু হচ্ছে সেলের ক্ষেত্রে। তখন তো সেটা হ্যাঁ। 25 থেকে তো আমার প্রিমিয়াম ভ্যালু থেকে তো আরো মাইনাস খেতেই থাকবো আমি। হ্যাঁ, যদি যদি সেরকম যাচ্ছে মাইনাস দিচ্ছে। সিঙ্গেল স্ট্র্যাটেজি হলে মাইনাস খেতেই থাকবি, কিন্তু মাল্টি লেগে তোর এটা আটকে যাচ্ছে। আচ্ছা, মাল্টি লেগে ওটা তখন 25-এ আটকে যাচ্ছে। হ্যাঁ বল, আরেকজন কেউ কিছু বলছে। বলছি কি যে মানে যদি এটিএম থেকে ওটিএম এর দিকে, এই ওটিএম বলছি আইটিএম এর দিকে যায় মানে কমে যায়, কিন্তু তখন তো আমি পজিশন চেঞ্জ করে হচ্ছে প্রিমিয়াম থেকে লাভ করতে পারি। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম থেকে নিশ্চয়ই লাভ করতে পারিস, প্রিমিয়াম থেকে নিশ্চয়ই লাভ করতে পারিস, সেটা তো আছেই তোর কাছে। ঠিক আছে, প্রিমিয়াম থেকে নিশ্চয়ই লাভ করতে পারিস, বাট এটা একটা ওভারঅল কন্ট্রাক্টের সিনারিও জাস্ট বোঝাচ্ছি, তুই কি স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে তুই কি করতে পারিস। প্রিমিয়াম থেকে নিশ্চয়ই, সেটা তো আছেই। পজিশন সেল করে দিয়ে তুই প্রিমিয়াম থেকে নিশ্চয়ই ইনকাম করতে পারিস, সেই অপশন তো তোর কাছে রইল। বাট এই যে কনসেপ্টটা, যে স্ট্র্যাটেজি গুলো, এখানে তুই পুরো মার্কেটে কত টাকা ঢালছিস আর কত টাকা তোর রিসিভ হচ্ছে, যে পুরো স্ট্র্যাটেজি বানিয়ে তুই চলতে পারিস যদি তুই বুল কল স্প্রেড তখনই নেওয়া উচিত যখন তুই মডারেট বুলিশ। When you are moderate bullish about the market, then you must take the strategy of bull call spread. I hope कि বোঝা গেছে, একবার বাড়িতে রিভাইজ করবি, ঠিক আছে। नेक्स्ट क्लास, হ্যাঁ দাদা বুঝতে ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, डिटरमाइनिंग द स्ट्रेटेजी के साथ साथ स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे बाकी स्ट्रेटेजी में भी बात करूंगा। अभी कुछ क्लास स्ट्रेटेजी में चलेगा, उसके बाद मैं ग्रीक इंटरेक्शंस को भी बीच में लाऊंगा, ठीक है। ओके, বোঝা গেল ব্যাপারটা? তো फिर आज इतना ही है सर, बाय। আবার কবে ক্লাস নেবে? সানডে নেবে না মানডে? কালকে আমি নেব কিনা আমি একটু বলে দিচ্ছি পরে। আরে ঠিক যদি আছে, কাল একটু রাত থেকে নিয়ে নিই। রাত্রে দিতে পারবো না, তাহলে কাল নেবো না, থাক সোমবার दिन নেবো, ঠিক আছে। সোম Okay. নয়, মঙ্গলবার যেরকম থাকে, অ্যাজ পার শিডিউল। इसके बाद অ্যাজ পার শিডিউল ही নেই। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো পূর্বা। একটা কথা বলছি যে স্যার, আপনি তো 10:30 থেকে ক্লাস নিচ্ছেন, এবার আপনারটা শুনতে শুনতে না আধ ঘন্টা বাদে না